हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। तो आज की वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स का सबसे पहला चैप्टर। अभी तक हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स को जो है पूरा अच्छी तरह कवर कर लिया है। अब हम स्टैट्स को कवर करने वाले हैं और स्टैट्स का आज हम पहला चैप्टर शुरू करने वाले हैं। क्लास 11th का चैप्टर 1 है हमारा ये, ठीक है। और इसका नाम है इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्शन। इसमें हम इकोनॉमिक्स का एक जर्नल लाइक स्टेटमेंट्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, कैसे कैसे अलग अलग ऑथर्स वगैरह ने अलग अलग इकोनॉमिक्स में कैसे कैसे डिफाइन किया है इकोनॉमिक्स को, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहला एक इंट्रोडक्शन में उन्होंने लिखा हुआ है, जब एडम स्मिथ की साइंस, जो साइंस ऑफ इकोनॉमिक्स है, ये ज़्यादा पुरानी नहीं है जैसे हम सोचे कि ये तो बहुत पुराने टाइम से इकोनॉमिक्स वगैरह, ऐसा नहीं है। ये 1776 में सबसे पहले जो है किसने, एडम स्मिथ ने, पूछा जा सकता है किसने करा था, एडम स्मिथ ने अपनी बुक एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड द कॉज ऑफ वेल्थ नेशन में इसे बताया था। इस चीज़ को पब्लिश किया था और उसमें इकोनॉमिक्स के बारे में एक्सप्लेनेशन करी थी उन्होंने, ठीक है। अब जैसे जैसे एक्टिविटी, ह्यूमन एक्टिविटीज़ बढ़ती गई, वैसे ही जो है हमारा इसका स्कोप भी बढ़ता गया। अब जैसे नॉर्मली भी अगर हम और आर्ट्स वगैरह के बारे में बात करें कि आर्ट्स वगैरह जो सब्जेक्ट्स होते हैं, सोशलॉजी, पॉल साइंस तो फिर भी हम कह सकते हैं थोड़ा पहले के टाइम से चल रहा था, पर एज अ स्टडी, मतलब एज अ सब्जेक्ट उसे हम पढ़ रहे हैं, वो थोड़ा रिसेंट ही है एज़ कम्पेयर टू बाकी जो सब्जेक्ट्स वगैरह होते हैं, बाकी अदर चीज़ें जो होती है। अब जो इकोनॉमिक्स वर्ड आया कहाँ से है, जो इकोनॉमिक्स वर्ड है वो आया कहाँ से है, ये दो ग्रीक वर्ड से बन के मिल के बना है। ऑल्क्स यानी कि हाउस एंड नेमिन यानी कि मैनेज। तो इकोनॉमिक्स का मतलब है हाउस होल्ड मैनेजमेंट, कि हाउस होल्ड को कैसे मैनेज करते हैं, वो इकोनॉमिक्स होता है। और इसे हम पहले के टाइम पे किस नाम से बोला करते थे, पॉलिटिकल इकोनॉमी। इसको हम किस नाम से बोला करते थे पहले, पॉलिटिकल इकोनॉमी के नाम से जानते थे, ठीक है। अब ऐसे ही हम मीनिंग पढ़ेंगे, अलग अलग डेफिनेशन। अब इसमें जो डेफिनेशन हुई अलग अलग ऑथर्स अलग अलग इकोनॉमिक्स में दी है, वो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि डायरेक्ट पूछा जा सकता है कभी कभार कि इसकी इन्होंने कैसे डिफाइन किया है इकोनॉमिक्स को, ठीक है। तो वो चीज़ हम स्टडी करेंगे। पहला जो मीनिंग है इकोनॉमिक्स का, हमने पढ़ा कि ये ज़्यादा पुरानी नहीं है, पर कोई ऐसी डेफिनेशन भी सही से नहीं मिल पाई। जो अलग अलग इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने अपने अपने तरीके से एक्सप्लेन किया उसको, तो बहुत सारे डिस्प्यूट, मिसकंसेप्शंस वगैरह भी हुई। मतलब अगर कोई एक पर्सन इसी चीज़ को स्टार्ट करता है तो उसकी स्टार्टिंग में जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स वगैरह वो फेस कर सकता है। इसी तरीके से हुआ कि एक बंदे ने स्टार्ट किया, जैसे किसी एक ने शुरू किया, फिर उसने बोला नहीं ऐसा नहीं है, दूसरी तरीके से होगा, फिर दूसरे ने बोला नहीं ऐसा नहीं है, तीसरे तरीके से होगा। तो ऐसे ही साइंस में भी हमने बहुत बार ऐसा देखा है कि एक्सपेरिमेंट्स होते जा रहे हैं और कोई ना कोई नई नई चीज़ आती जा रही है। और उसी कंसिडरेशन में हम बोल सकते हैं कि अलग अलग ऑथर, जैसे कि एडम स्मिथ ने वेल्थ डेफिनेशन दी थी, एल्फ्रेड मार्शल ने वेलफेयर डेफिनेशन दी थी, लियोनिन रॉबिन्स ने स्कार्सिटी की डेफिनेशन दी थी, और सेलिमसन ने ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन दी थी इकोनॉमिक्स की। तो ये अलग अलग डेफिनेशंस है जो उन्होंने हमें प्रोवाइड करी है। अब सबसे पहले हम एक एक करके पढ़ेंगे वेल्थ डेफिनेशन क्या है। वेल्थ डेफिनेशन, जैसे हमने देखा कि एडम स्मिथ ने ये डेफिनेशन दी है, तो वेल्थ डेफिनेशन क्या है, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ। इकोनॉमिक्स क्या है, साइंस ऑफ वेल्थ है। इकोनॉमिक्स एक साइंस ऑफ वेल्थ है। अब ऑर्डिनरी लैंग्वेज में क्या है, यानी कि पैसा। इकोनॉमिक्स मतलब पैसा। नॉर्मली अगर बहुत लेमन किसी को नहीं पता इकोनॉमिक्स वगैरह का इतना डिटेल में, या उसने ऐसे सब्जेक्ट उसे नहीं पढ़ा है, तो उसके दिमाग में भी यही आएगा पैसा, कि इकोनॉमी क्या है, एक पैसा है। पर इकोनॉमिक्स में जो पैसा होता है उसका अलग मीनिंग, एक स्पेशल मीनिंग होता है। अब
इकोनॉमिक्स में वेल्थ किस चीज़ को रेफ़र कर रही है? जो हमारी वेल्थ है, वो किस चीज़ को रेफ़र कर रही है? टू द गुड्स विच सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स हमने पढ़ी। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने देखा कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करना है हमें। किसी भी हालत में हमें क्या करना है? सेटिस्फाई करना है ह्यूमन नीड्स को। तो दैट जो है उसी चीज़ को हमने स्टडी किया पूरे माइक्रो इकोनॉमिक्स में, और एडम स्मिथ ने भी वेल्थ को यही डिफाइन किया है। वेल्थ मतलब कि हम जो है अपने गुड से किसी ह्यूमन की सेटिस्फैक्शन को पूरी कर रहे हैं। और एडम स्मिथ जो थे एडम स्मिथ जो थे वॉज ऑफ द व्यू दैट, मतलब उन्हें ये लगता था कि जो इकोनॉमिक्स है वो किस चीज़ से कंसर्न्ड है? जो प्रॉब्लम हो रही है, जैसे वेल्थ फ्रॉम वेल्थ गेटिंग, मतलब जैसे वेल्थ मिल रही है, वेल्थ को कैसे यूज़ करना है, जो लोगों के बीच में एक्टिविटीज़ होती है ना, कि वेल्थ को कैसे वेल्थ जनरेट कैसे करनी है। एक तरह से हम कह सकते हैं वेल्थ गेटिंग, यानी कि पैसा आ कहाँ से रहा है और पैसा कैसे यूज़ किया जा रहा है, उस पर डिपेंडेंसी हुई है। ये प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम इस डेफिनेशन को स्टडी कर रहे हैं। और वो किस चीज़ पे इंटरेस्टेड थे? कि कैसे जो वेल्थ है पूरे नेशन की उसे इंक्रीज़ किया जा सके। उनका मेन फोकस क्या था? कि कैसे पूरी नेशन की वेल्थ को इंक्रीज़ किया जाए। उनको सिर्फ़ उनका फ़ोकस ये था, इंक्रीज़ करना है नेशन की वेल्थ को। तो मेनली एडम स्मिथ ने क्या कहा? एडम स्मिथ ने बोला कि इकोनॉमी है एक साइंस ऑफ वेल्थ, और इसमें वेल्थ का मतलब है कि हम ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं। और उसमें जो है उनका मेन कंसर्न किस चीज़ पे था? कि उन्हें पैसा मिल जो लोग हैं उन्हें पैसा मिल कहाँ से रहा है और उसे यूज़ कैसे कर रहे हैं। और ज़्यादातर उनका इंटरेस्ट किस में रहा? कि कैसे पैसे को जनरेट किया जाए हम नेशन में। तो ये था एडम स्मिथ का वेल्थ डेफिनेशन। अब आती है वेलफेयर की डेफिनेशन, कि वेलफेयर क्या है। अब एल्फ्रेड मार्शल ने, हमने पढ़ा ऊपर दम जैसे वो देख रहे थे, एल्फ्रेड मार्शल ने कैसे डिफाइन किया इकोनॉमी एज अ स्टडी ऑफ मैन, इंसान को स्टडी करना इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, कि अपने डेली लाइफ में वो क्या क्या करता है। इट इंक्वायर्स हाउ टू गेट हिज इनकम। इसमें क्या आएगा कि कैसे इनकम पाई जा सकती है और उसे कैसे यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो अगर हम देखें, इट इज़ ऑन द वन साइड मतलब द स्टडी ऑफ वेल्थ, एंड अदर एंड मोर इम्पॉर्टेंट साइड अ पार्ट ऑफ स्टडी ऑफ मैन। मतलब कि अगर हम देखें, ये तो हमने वेल्थ में भी देखा, ये तो हमने वेल्थ में भी देखा ना, कि वो यही देख रहे हैं कि पैसा कहाँ से आ रहा है, कैसे यूज़ किया है, तो ये तो वो सेम ही चीज़ हुई। पर दूसरी तरफ वो किसको भी स्टडी कर रहे हैं? मेन को। वो सिर्फ उसी को स्टडी नहीं कर रहे कि कहाँ से पैसा आ रहा है, कितना यूज़ कर रहा है, वो ये भी स्टडी कर रहे हैं कि इंसान कैसा है। अब मार्शल के अकॉर्डिंग जो मेन ऑब्जेक्टिव है, जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है और जो एंड है इकोनॉमिक्स का, वो ये सोचते थे ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है और एंड है, इसके बाद कोई इकोनॉमिक्स नहीं है। वो क्या है कि हम प्रमोशन करें मटेरियल वेलफेयर को, मटेरियलिस्टिक चीज़ को हम प्रमोट करें। हम किसको प्रमोट कर रहे हैं? मटेरियलिस्टिक चीज़ को। जो हमारे ह्यूमन वेलफेयर का ही हिस्सा है। तो उन्होंने ये तो बोला कि हाँ, हम देखेंगे कि पैसा कैसे आ रहा है, कैसे वो यूज़ कर रहा है। तो और वो बोल रहे हैं इंसान को भी स्टडी करो। वो बोल रहे हैं साथ-साथ इंसान को भी स्टडी करो, और मेन जो उनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है और वो सोचते हैं कि इसके बाद इकोनॉमिक्स हो ही नहीं सकती, वो क्या है कि हम मटेरियल वेलफेयर को बढ़ा दें, जो हमारे ह्यूमन वेलफेयर का बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है। तो इसी वजह से वो किस पे शिफ्ट करना चाहते हैं? वेल्थ से वेलफेयर में। वेल्थ से वो वेलफेयर में शिफ्ट करना चाहते हैं। फिर आता है हमारा स्कार्सिटी। अभी तक हमने वेलफेयर के बारे में बात करी जो मार्शल ने दिया था। अब स्कार्सिटी डेफिनेशन देखते हैं, जो किसने दिया है? हमारा प्रोफेसर लियोन रॉबिन्स।
लियोनल रॉबिन्स ने हमें ये स्टेटमेंट दी है कि इकोनॉमिक्स इज़ अ साइंस। ये एक साइंस है जो स्टडी करती है ह्यूमन बिहेवियर को एज अ रिलेशन बिटवीन, किसके बीच में रिलेशन है, एंड्स एंड स्कार मीन्स। अब इसमें एंड्स क्या है, जो हमारी नीड्स है, और स्कार मीन्स यानी हमारे रिसोर्सेज, जिसके अल्टरनेटिव यूजेस भी होते हैं। ये जो हम पढ़ रहे थे माइक्रो इकोनॉमिक्स में, वही चीज़ इसमें है कि हम ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी कर रहे हैं जब हमारे पास कार रिसोर्सेज है और हमारी वांट्स अनलिमिटेड है। तो उस केस में हमारा जो है ये डेफिनेशन, मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने इसी बेसिस पे सारी की चीज़ें पढ़ी है। अब स्कार्सिटी डेफिनेशन जो है इकोनॉमिक्स की, वो किसने दी थी? रॉबिन्स ने दी थी अपनी बुक में। उनकी एक बुक थी जिसमें उन्होंने ये डेफिनेशन लिखी थी, और बुक का नाम था एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, जो 1932 में पब्लिश हुई थी। एक तरह से मान सकते हैं, हाँ, इससे पहले एग्जिस्टिंग इकोनॉमिक्स वगैरह थी, पर अभी तक 1932 तक भी एक प्रॉपर इकोनॉमिक्स डेवलप नहीं हुई थी। व्हेन लाइक इनने जो बुक निकाली, इनकी बुक के थ्रू हमें पता चला कि ये डेफिनेशन एग्जिस्ट करती है, और फिर उसके बाद आई गेस वो स्टडी और बढ़ी थी। अब जो स्कार्सिटी डेफिनेशन है वो किसके बेसिस पे है? ये तो हमने पढ़ा है माइक्रो इकोनॉमिक्स में कि अनलिमिटेड वांट्स होती है, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज होते हैं, और अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। इन तीन चीज़ों के बेसिस पे ये मेन करेक्टरिस्टिक्स है स्कार्सिटी डेफिनेशन के, जिसकी वजह से प्रॉब्लम वगैरह होती है, क्योंकि वांट्स अनलिमिटेड है, इतनी सारी वांट्स है कि वो फुलफिल ही नहीं होती है। रिसोर्स कार है, लिमिटेशन है सप्लाई में, डिमांड में, सप्लाई में, मतलब डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। और अल्टरनेटिव यूजेस है, अगर एक एक रिसोर्स है मेरे पास, इसको मैं बहुत सारे चीज़ों में इस्तेमाल कर सकती हूँ। अब इस वजह से क्या है, अल्टरनेटिव यूजेस होने की वजह से हम पता है हमारे पास चॉइस आ जाती है। इस टाइम पे हमें क्या करना पड़ता है, चूज़ करना पड़ता है कि हम किस में मतलब किसको दें, किसको एलोकेट करना चाहिए, कौन सा यूज़फुल है। ठीक है, तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्रिएट होती है जब अल्टरनेटिव यूज़ होते हैं। ये होता है ना, जैसे कई बार हमारे पास कि मेरे को कुछ स्वीट बनाना है और मेरे पास चॉकलेट्स है। ठीक है, और मेरे पास क्या है, चॉकलेट्स है। ठीक है, और मेरे पास है चॉकलेट्स। तो क्या हो जाता है, मैं कुछ भी बना सकती हूँ उससे, कि मैं उससे केक बना सकती हूँ, उससे मैं केक भी बना सकती हूँ फ्लावर वगैरह डाल के। उससे मैं कोई और लाइक फिलिंग वाली चॉकलेट भी बना सकती हूँ, और मैं इससे कप केक भी बना सकती हूँ। बहुत सारी चीज़ें मैं इससे क्रिएट कर सकती हूँ। मैं एक चॉकलेट मिल्क शेक बना सकती हूँ। ठीक है, तो मेरे पास एक चॉकलेट के इतने सारे यूसेस है, तो इसी वजह से मुझे चूज़ करना पड़ेगा कि मैं करना एक्चुअल में मेरे किस चीज़ से सेटिस्फेक्शन मिलेगी। और रॉबिन्स कहता है कि ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये सारी चीज़ें हर जगह मिलेगी। कोई भी कंट्री हो, हर जगह तुम्हें ये सब मिलेगा, किसी भी टाइम पे हर जगह ही मिलेगा। इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स डील करती है स्कार रिसोर्सेज के साथ, ताकि वो एलोकेट कर सके इस तरीके से, ताकि ह्यूमन सेटिस्फैक्शन, जो अलग अलग सेटिस्फैक्शन है, अलग अलग लोग चाहते हैं, वो फुलफिल हो सके। अब स्कार्सिटी एक रूट है हर एक प्रॉब्लम का, जड़ है स्कार्सिटी है हर प्रॉब्लम की जड़ है ही वो। क्योंकि अगर स्कार्सिटी है, तभी तो हम बहुत सारी चीज़ें जो है नहीं बना पा रहे हैं। अगर अनलिमिटेड चीज़ होती कोई, अगर मेरे पास अनलिमिटेड चीज़ होती कोई भी, तो मैं तो सब कुछ बनाती ना। बोलते कोई बात नहीं, सब बना लो। अगर मेरे पास बहुत सारी चॉकलेट है तो मैं सोचती हूँ कि चलो ये भी बना लेते हैं, ये भी बना लेते हैं। पर जब मेरे पास स्कार्सिटी है, मान लो एक ही चॉकलेट है, तो फिर मेरे को सोचना पड़ेगा ना
तो स्कार्सिटी ही हर चीज़ की जो है, हर प्रॉब्लम की जड़ है। स्कार्सिटी है तभी हमें ये सब करना पड़ता है। और स्कार्सिटी हमारी डेली लाइफ पे कैसे अफेक्ट करती है? बहुत मतलब जो बड़ी-बड़ी जैसे रेलवे रिजर्वेशन वगैरह में हमें खड़ा रहना पड़ता है, बसेस, ट्रेन्स वगैरह में बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, क्योंकि अब जैसे मान लो एक रूट की 2 ही बस जाती है पूरे दिन में, तो उस 2 बस में या तो पैसेंजर बहुत ही कम हो जाएँगे, क्योंकि लोगों को ये लगेगा कि और बसें ले लेते हैं, क्योंकि इसके 2 ही मतलब अगर छूट जाएगी तो फिर आने टाइम लगेगा। या फिर क्या होएगा कि कि लोग इतने चढ़ जाएँगे उस टाइम पीरियड में कि मतलब मान लो उस रूट में, या फिर जो स्टार्टिंग से एंड तक जो रूट है, जो लोकेशन है, उस लोकेशन में लोगों को काफ़ी अप डाउन रहता है। और टाइम एक ऐसा है जहाँ पर ऑफ़िस टाइम्स कह सकते हैं, ऑफ़िस टाइम के दौरान वो बसेज़ आती-जाती है, तो उस टाइम पीरियड में क्या है, ज़्यादा क्राउड हो जाएगा। क्योंकि ऑफ़िस टाइम से जब मतलब ऑफ़िस से घर, घर से ऑफ़िस जब जो लोग जा रहे हैं, अप डाउन कर रहे हैं, उस उन लोगों को बस प्रेफ़र करेगी कि वो सस्ती पड़ती है, तो भीड़ ज़्यादा मिल सकती है ना। जो एसेंशियल कमोडिटीज़ है उनका जो है, जैसे वाटर कह लें, अगर हम ड्रिंकिंग वाटर, वो बहुत ज़्यादा एक इस पॉइंट पे कि हमें उसे सेव करना पड़ रहा है ना। और मान लो कि अगर इतनी कम हो गया, जैसे मान लो वेजिटेबल है, समटाइम्स वेजिटेबल्स के प्राइसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि कम है वेजिटेबल्स, या फिर उनको क्योंकि फार्मर्स को अगर लॉस हुआ है तब, और इसी वजह से तो वो इंक्रीज़ कर देते हैं प्राइस। तो ये हमारी डे टू डे लाइफ में हम देख सकते हैं कि कैसे इफ़ेक्ट कर रही है स्कार्सिटी। अब हम इकोनॉमिक्स को स्टडी ही क्यों करते हैं? क्योंकि इकोनॉमिक्स इस मतलब इकोनॉमिक्स को स्टडी इसलिए करते हैं बिकॉज़ हम समझ सकें अलग-अलग चीज़ें जो इकोनॉमी में हो रही है, प्रॉब्लम जो हो रही है, जो पॉलिसीज़ निकाली जा रही है गवर्नमेंट, वो क्यों निकाल रही है, किस बेसिस पे निकाल रही है। बहुत सारे मेन रीज़न्स हैं कि हम इकोनॉमिक्स को थोड़ा सिम्प्लिफाइड वर्ड में यूज़ करें तो स्कार्सिटी, और किसी और वर्ड में यूज़ करें तो ह्यूमन वांट्स जो है वो ज़्यादा है, जितने रिसोर्सेज़ है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उन्हें एलोकेट किया जाए। क्योंकि हमें ह्यूमन नीड्स, ये स्कार्सिटी को ह्यूमन नीड्स फुलफ़िल करनी है, और इसी के लिए एलोकेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी के लिए एलोकेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और इकोनॉमी मेन किस पे डिपेंडेंट है कि हम कैसे एलोकेट कर रहे हैं रिसोर्सेज़ को, कैसे सेलेक्ट कर रहे हैं रिसोर्सेज़ को, राइट? फिर आता है हमारा ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन। ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन जो किसने दी है? हमारी प्रोफ़ेसर, जो हमारी दी है प्रोफ़ेसर सैमुएल्सन ने। अब इन्होंने क्या कहा, इकोनॉमिक्स जो है वो स्टडी है कैसे जो इंसान है और जो सोसाइटी है वो चूज़ कर रही है। चाहे वो पैसे इस्तेमाल करे, चाहे ना करे, पर वो चूज़ कर रही है टू एम्प्लॉय, मतलब कि ताकि उस उन उसका रिसोर्सेज़ को इस्तेमाल किया जा सके प्रोडक्शन के लिए, जिनके अल्टरनेटिव यूज़ेज़ हो सकते हैं, ताकि अलग-अलग कमोडिटीज़ को बनाया जा सके, डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके कंज़म्पशन के लिए, और फ्यूचर में बहुत सारे लोगों के लिए भी सेव किया जा सके इन द फ्यूचर अमंग, और उनके लिए भी बनाना है, यानी कि ये सिर्फ़ प्रेज़ेंट के लिए नहीं, फ्यूचर के लिए भी बना रहे हैं। तो जो इनकी डेफ़िनेशन थोड़ी लंबी है, पर इसमें थोड़ा और डिटेल में आ जाता है कि जो इकोनॉमिक्स है वो सोशल साइंस है, और वो किससे कंसर्न्ड है? सोसाइटी से। कि सोसाइटी लिमिटेड रिसोर्सेज जिसके अलग-अलग अल्टरनेट यूजेस है, कैसे उसे एलोकेट करती है। तो ये थोड़ा मॉडिफाइड वर्जन है स्कार्सिटी डेफिनेशन का। ये जो स्कार्सिटी की डेफिनेशन हमने पढ़ी है उसी का थोड़ा मॉडिफाइड वर्जन है। अब इनकी डेफिनेशन जो है ज़्यादा एप्रोप्रिएट मानी जाती है। कि इनकी डेफिनेशन जो है ज़्यादा एप्रोप्रिएट मानी जाती है,
क्यों मानी जाती है? क्योंकि इसमें सिर्फ इश्यूज ही नहीं आ जाते, बल्कि ये सारी चीज़ें जो डेफिनेशन ऊपर बताई है वो सारी हाईलाइट करती है। ये इकोनॉमिक ग्रोथ का भी इशू टेकअप करती है और ये सोशल वेलफेयर का भी, इसलिए इनकी डेफिनेशन जो है सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री और अप्रिशिएट की जाती है, क्योंकि ये सब कुछ आ गया ना। अब इतनी बड़ी डेफिनेशन दी है तो सब कुछ ही आ जाएगा। अब तो जो डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स की हमने पढ़ी कि कितने वेज में है, चार तरीकों में: वेल्थ, वेलफेयर, स्कार्सिटी और ग्रोथ। हमारी चार हो गई। कंक्लूजन में अगर हम बात करें, हम ये कंक्लूड कर सकते हैं इससे कि इकोनॉमिक्स, ये कंक्लूडिंग स्टेटमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज वो तो है ही है, पर ये कंक्लूडिंग ओवरऑल स्टेटमेंट आ जाती है कि इकोनॉमिक्स क्या स्टडी है हाउ पीपल एंड सोसाइटी चूज, कैसे जो लोग और सोसाइटी वो चूज़ करते हैं स्कार रिसोर्सेज को अलोकेट करना, जिनके अलग अलग ऑल्टरनेटिव यूजेस है, ताकि प्रोड्यूस किया जा सके कमोडिटी को जो सेटिस्फाई करे वांट्स को, फिर डिस्ट्रीब्यूट किया जाए उन्हें कंजम्पशन के लिए पर्सन एंड ग्रुप्स इन सोसाइटी में, यानी कि लोगों में, सोसाइटी में। तो इसका मतलब ये है कि हमारा इकोनॉमिक्स का हम स्टडी जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं कि कैसे लोग और सोसाइटी चूज़ करती है स्कार रिसोर्सेज को। पहले तो आ गया चूज़ कर रहे हैं, चॉइस क्रिएट हो गई है। किसकी चॉइस? कार रिसोर्सेज की। और उसके बाद फिर क्या है, इनके है भी क्या ऑल्टरनेट यूजेस हैं, ऑल्टरनेटिव यूजेस है। और फिर इनको इससे क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। प्रोड्यूस करने क्यों कर रहे हैं प्रोड्यूस? ताकि सेटिस्फाई कर सके वांट्स को। फिर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अलग अलग, डिस्ट्रीब्यूट क्यों कर रहे हैं? कंजम्पशन के लिए। ठीक है, तो ये हमारी इस तरीके से बन जाता है कि पहले तो चॉइस क्रिएट हो गई किसमें? स्कार रिसोर्स में, जिनके ऑल्टरनेटिव यूजेस है। फिर हम प्रोड्यूस कर रहे हैं ताकि हम सेटिस्फाई कर सकें ह्यूमन नीड्स को। फिर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं कंजम्पशन के लिए अलग अलग लोगों में और सोसाइटी में। ठीक है, तो ये हमारी फाइनल डेफिनेशन है। अब हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है, अब हम बात करेंगे इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में। ठीक है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो होती है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जो होती है उसमें थोड़ा सा मतलब बहुत बेसिक डिफरेंस। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो होती है जो किस किस पैसे कमाने के लिए की जाती है। ठीक है, जैसे कि जितने भी ह्यूमन बींग्स है वो कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं अपनी अपनी बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। जैसे कि एक फार्मर है, वो फील्ड में काम कर रहा है ताकि वो क्रॉप ग्रो हो जाए। वर्कर्स काम कर रहे हैं फैक्ट्रीज में, जैसे कुछ प्रोफेशनल लाइक सीए, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स काम कर रहे हैं अपने से प्रोफेशन, अपने अपने प्रोफेशन बिजी है। तो अपनी अपनी वांट्स के अकॉर्डिंग जो है, जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है वो क्लासीफाई करी उन्हें दो कैटेगरीज में। पहला आ गया इकोनॉमिक और दूसरा आ गया नॉन इकोनॉमिक। अब जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है और नॉन इकोनॉमिक, इकोनॉमिक करी जाती है पैसा कमाने के लिए और नॉन इकोनॉमिक सेटिस्फैक्शन के लिए। ठीक है, बहुत बेसिक डिफरेंस है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी रेफर टू वो एक्टिविटीज़ है जो किस लिए करी जा रही है, अंडरटेकन मतलब करना पैसे कमाने के लिए, अर्न अ लिविंग यानी पैसे कमाने के लिए। जैसे कि फैक्ट्री में वर्क करना, शॉपकीपर चीज़ें बेच रहा है, डॉक्टर पेशेंट्स अटेंड कर रहा है क्लिनिक में, तो ये सब इकोनॉमिक एक्टिविटी आ जाती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो आ जाती है जो जिसमें इसमें हमारा क्या प्रोडक्शन, कंजम्पशन और डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है, जो फ्री में नहीं हो रहा है, पैसे देके ही करा जा रहा है। तीन चीज़ें हैं, कंजम्पशन, प्रोडक्शन, कंजम्पशन और डिस्ट्रीब्यूशन। ये फ्री में नहीं हो रहा है, इसमें पैसे लग रहे हैं। जो कंजम्पशन है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि अगर मेरे को कुछ कंज्यूम करना है, मान लो अगर मुझे बिस्किट खाना है एक, तो उसके लिए मुझे पैसे देने पड़ेंगे, नोट देना पड़ेगा और फिर मुझे मिलेगा वो बिस्किट। या मुझे ब्रेड खानी है या फिर मुझे मिल्क पीना है, तो मुझे उसके लिए पैसे देने पड़ेंगे और उसके बाद वो चीज़ मुझे मिलेगी। तो ये हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी में ही आ जाता है। प्रोडक्शन में भी
अगर हमें प्रोड्यूस करना है किसी भी चीज़ को तो लैंड, लेबर, कैपिटल, इतनी सारी चीज़ें होती है हमारी। 4 फैक्टर है प्रोडक्शन के, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ये 4 चीज़ों में जो है हमें इन्वेस्ट करना पड़ता है, पैसे लगाने पड़ते हैं, तब जाके हम प्रोडक्शन कर पाते हैं किसी भी गुड्स और सर्विसेज की, ताकि ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करा जाए। तो मेन है ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करना। जो एक्टिविटीज़ है फार्मर की, कारपेंटर की, डॉक्टर, शॉपकीपर, सो ऑन, जो प्रोडक्शन वगैरह कर रहे हैं वो सब जो है हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी है। प्रोडक्शन और कंजम्पशन जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है हमारी इकोनॉमिक के, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। और हर एक इंडिविजुअल जो है, जो भी इंडिविजुअल है, वो कोई ना कोई होगा, या तो वो कंज्यूमर होगा या तो वो प्रोड्यूसर होगा। अगर तुम दूध बना रहे हो तो तुम प्रोड्यूसर हो, तुम दूध कंज्यूम कर रहे हो तो कंजम्पशन हो गया। ठीक है, तो कोई भी अ, इसमें लिखा भी है वही चीज़ कि अगर कंजम्पशन कर रहे हो तो कंज्यूमर हो, और प्रोडक्शन कर रहे हो तो प्रोड्यूसर हो। ठीक है, तो ये चीज़ है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है। अब डिस्ट्रीब्यूशन की बात आ रही है, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि अ, हम जो है इकोनॉमिक, जिसमें हम स्टडी करें कि कैसे इनकम जनरेट हो रही है अलग अलग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की वजह से, जैसे कि जीडीपी वगैरह हो सकती है। ठीक है, कि कितनी टोटल इनकम जो है प्रोडक्शन से निकल रही है, जैसे वेजेस वगैरह देते हैं, रेंट देते हैं, प्रॉफिट्स वगैरह जो मिलता है, और सब ये सब हमारा डिस्ट्रीब्यूशन में ही आ जाता है। ठीक है, अब ये टर्म्स इन्होंने बताई है, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर। कंज्यूमर कौन है? जो किसी चीज़ को कंज्यूम कर रहा है। प्रोड्यूसर कौन है? जो किसी चीज़ को मैन्युफैक्चर, प्रोड्यूस कर रहा है। सर्विस होल्डर कौन होता है? जो सर्विस ले रहा है। मान लो मेरा फ्रिज खराब हो गया, मैंने जो है बुलाया किसी को, तो मैं सर्विस होल्डर हूँ, क्योंकि मेरा फ्रिज सही कर रहा है वो। और सर्विस प्रोवाइडर जिसको मैंने बुलाया और वो कर रहा है उस फ्रिज को सही, तो वो सर्विस प्रोवाइडर। इसमें लॉयर, डॉक्टर, बैंकर्स, ये सब सर्विस प्रोवाइडर है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा सब्जेक्ट मैटर, जो इकोनॉमिक्स में डिवाइड करा है। कंजम्पशन, प्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें हम स्टडी करते हैं। लाइक कंजम्पशन होती है पहले, लाइक कंजम्पशन हो सकती है किसी भी गुड की। प्रोडक्शन हो सकती है कि बेसिक फीचर है कि प्रोडक्शन होगी तभी कुछ हो पाएगा। एक्सचेंज होता है डिमांड सप्लाई का, जो हम देखते हैं कर्व्स वगैरह। डिस्ट्रीब्यूशन होता है हमारा, जिसमें हमारा लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये सब मिलके जो प्रोडक्शन कर रहे हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाता है। पब्लिक फाइनेंस आता है कि कैसे गवर्नमेंट की वजह से इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, इकोनॉमी में कैसे चेंज आ रहा है, वो पब्लिक फाइनेंसिंग में आ जाता है। और पब्लिक फाइनेंस जो है, पब्लिक इकोनॉमिक्स जो हम पढ़ते हैं उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो ये यहाँ तक था हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का कंसेप्ट। फिर आता है हमारा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की अगर हम बात करें तो जो मनी क्रिएशन से रिलेटेड नहीं है, मतलब कि इसमें कोई भी मनी क्रिएशन नहीं हो रहा है, नॉट रिलेटेड टू मनी क्रिएशन। ठीक है, इसे हम नॉन इकोनॉमिक कहते हैं। जैसे कि कोई हाउस वाइफ है, ठीक है, हाउस वाइफ है, वो खाना बना रही है घर पे अपनी फैमिली के लिए, या फिर कोई टीचर है वो अपने बच्चे को पढ़ा रही है, तो वो सब हम किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं मानेंगे, क्योंकि वो पैसे जनरेट करने के लिए नहीं करी जा रही। एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में अगर हम बात करें, कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं होती मॉनेटरी रिवॉर्ड की या किसी बेनिफिट की, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती है। हम कोई एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहे कि हमें कोई पैसे देगा उसके बदले, या कुछ और बेनिफिट वगैरह हमें मिलेगा। बस हम उस सर्विस को प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर आवर सेटिस्फैक्शन। ये इंस्पायर्ड हो सकते हैं, सेंटिमेंटल रीजंस वगैरह हो सकते हैं। दीज आर परफॉर्म्ड आउट ऑफ लव, सिंपैथी, सेंटिमेंट्स और पैट्रियोटिज्म। अब कुछ और एग्जांपल्स अगर हम बात करें, एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जो इकोनॉमी में होती है वो होता है चैरिटेबल एक्टिविटीज़।
जैसे ब्लड डोनेशन करना, ब्लड डोनेशन कर कैंप्स वगैरह, फ्री एजुकेशन सर्विसेज। सोशल एक्टिविटीज़ की अगर हम बात करें, लाइक गेट टुगेदर पार्टीज़ होती है, पार्टी को अटेंड करना, तो वो एक हमारा क्या हो गया, नॉन एकेडमिक एक्टिविटी। पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ होती है, जैसे जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह करती है आउट ऑफ लव, सिंपैथी और सेंटिमेंट्स, पैट्रियोटिज्म वगैरह के लिए। रिलीजियस एक्टिविटीज़ होती है, जैसे प्रेइंग, हम भगवान से प्रार्थना वगैरह करते हैं, तो इन टर्न हम ये नहीं सोचते कि भैया हमें पैसे वैसे मिल जाएंगे, भगवान जी पैसे देंगे। तो हम प्रे करते हैं वो अपनी लव, अपने सेंटिमेंट्स की वजह से। ठीक है, तो ये सब हमारा आता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में। तो ये आज हमारा चैप्टर नंबर फिनिश हुआ। बहुत छोटा चैप्टर था, सिर्फ एक इंट्रोडक्शन ही था कि क्या होता है, और किस किस ने क्या डेफिनेशन दी, इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होता है। तो बस इतना ही हमारा चैप्टर था। इस कोई भी अगर आपको डाउट आता है इससे चैप्टर में, फर्दर हम आगे स्टार्ट्स में कैलकुलेशन पार्ट भी करेंगे। आज हमने एक थोड़ा सा स्टार्टिंग करा है, तो हम शुरू से ही सारी चीज़ें स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसीलिए मैंने ये वाला चैप्टर भी टेक करा है। कोई डाउट आता है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नोट्स वगैरह अपडेटेड क्लासरूम पे मैं कर दूंगी एज सुन एज पॉसिबल। और वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू एवरीवन।